नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज बिलाखिर नवाज शरीफ साहब जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं, उनके खिलाफ 2 और केसेस का फैसला आ गया। थोड़ी सी अगर मुख्तसर से हिस्ट्री में बात करें, जो पनामा पेपर्स में इंकशाफ हुआ था कि नवाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क असासे हैं, उनके फ्लैट्स हैं और उनकी जो जायदादें हैं, उसके साथ साथ ऑफशोर कंपनीज हैं, जिस पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और वहाँ से उन्होंने नैब को रेफ़र किया कि आप नैब को कहा कि जी आप इन पर केसेस दायर करें, रेफरेंसेस दायर करें। 3 रेफरेंसेस दायर हुए, एक अल अजीज़िया स्टील मिल्स, एक फ्लैगशिप रेफरेंस जो कि फ्लैगशिप का इन्वेस्टमेंट का था, और फिर एवनफील्ड का फैसला पहले ही आ गया था, जिसमें फ्लैट से मुतालिक थी, जिसमें 10 साल कैद सुनाई गई थी नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहिबा को 7 साल और उनके दामाद को 1 साल। अल अजीज़िया स्टील मिल का फैसला आया, जिसमें अल अजीज़िया स्टील मिल जो बेसिकली जो केस था, जिसमें 2001 में जिला वतन के दौरान कायम की गई थी, और उसमें भी कहा गया था कि 2005 में हिल स्टील इस्टेब्लिशमेंट कंपनी कायम की गई है, असल मालिक इसके नवाज शरीफ साहब है। इसका फैसला आया। फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला आया, फ्लैगशिप और आज जो है वो फ्लैगशिप रेफरेंस में उनको बरी कर दिया गया है। ताहम जो अल अजीज़िया रेफरेंस केस है, उसमें उनको 7 साल कैद सुनाई गई है और उसके साथ साथ 4 अरब उन पर पेनल्टी यानी इनके ऊपर जुर्माना भी आयद किया गया है। अब इसमें 2-3 राय हैं जो हमारे जो तज्ज़ियाकार इस पर बात कर रहे हैं। कुछ का कहना यह है कि कदरे नरम फैसला है और शायद अगर ये किसी और का होता तो इससे कहीं सख्त फैसला आता। और एवनफील्ड में जो कि उनको रिहा कर दिया गया, मतलब उनको बरी कर दिया गया उस फैसले से, उस पर भी लोगों की क़यास आ रही है अपनी जगह, क्योंकि ये वही केस था, वही रेफरेंस था जिसमें नवाज शरीफ साहब को नाअहल भी किया गया था। बट एनीवेज इस पर जो डिबेट करेंगे, जो इस पर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना अफजल साहब, PMLN से उनका ताल्लुक़। कंवल शोज़र PTI की MNA है। अस्सलाम वालेकुम कंवल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। राजा आमिर अब्बास साहब जो कि फॉर्मर जनरल डेप्यूटी प्रोसिक्यूशन नैब। अस्सलाम वालेकुम राजा आमिर अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। आजिज़ दामड़ा पीपल्स पार्टी के सेनेटर, उनसे भी हमारी गुफ्तगू होगी, अगर टेलीफोन लाइन पर है तो उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। मैं थोड़ा सा अगर राना साहब इजाज़त हो, मैं आपकी राय लेने से पहले राजा आमिर अब्बास साहब जो कि एक्सपर्ट भी हैं, उनसे मैं ज़रा सा बात कर लूँ इस हवाले से कि 2 चीज़ें, एक फ्लैगशिप रेफरेंस केस जिसका आज फैसला आया जिसमें वो बरी हो गए, और अल अजीज़िया स्टील मिल। अब बात ये फ्लैगशिप के रेफरेंस से मुझे थोड़ा सा राजा साहब आप बताएगा। एक तो जो लोगों का कहना है कि कदरे नरम फैसला है अल अजीज़िया के हवाले से, फिर वो कहते हैं कि जी एक में बरी कर दिया, एक पे पकड़ लिया, और जिसमें बरी कर दिया उसके लिए तो नाअहल उनको पहले ही करार दे दिया गया था। तो ये मामला क्या है? ये देखिए नादिया, ये जिस केस में उन्हें सजा दी गई है, जो अल अजीजिया वाला है और ये जद्दा की स्टील मिल वाला है, हिल मेटल वाला, ये वही केस है जिसके बारे में उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि ये दुबई की और जद्दा की जो स्टील मिल्स हैं, उनके तमाम मनी ट्रांजैक्शंस, उनके तमाम लगाने की बाबत जो शवाहिद हैं, जनाब स्पीकर, ये है वो शवाहिद। तो इस केस में जब ये केस चला तो उनसे पूछा गया कि जनाब ये आपके बच्चे के नाम पे कैसे बना और क्यों बना और कहां से पैसा आया था। और अल्टीमेटली जब वो उनको डिफेंस का मौका मिला तो डिफेंस में उन्होंने वो जो पहले प्ली ली थी सुप्रीम कोर्ट में कतरी की, वो उन्होंने बिल्कुल उससे 180 डिग्री आ गए और उन्होंने ये नहीं कहा कि जी वो कतरी को जो 12 मिलियन दिया गया था वो 12 मिलियन मल्टीप्लाई होके फ्लैगशिप में भी प्रॉपर्टीज खरीदी गई और जद्दा की मिल्स भी लगाई गई। तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने उभर के आई कि उस अल अजीजिया से एक ह्यूज अमाउंट ट्रांसफर होता है जो इनके अपने अकाउंट में आता है, मिलियंस ऑफ रुपीस का, और आगे वो मरियम बेबी को जाता है। तो इस केस में अल्टीमेटली अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि जनाब ये जो जद्दा की स्टील मिल्स हैं, ये तो आप अल अजीज़िया की बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि ये वही है जिसपे वो चेयरमैन थे और इस पे उनको सजा भी हो गई थी, वो नाअहल भी हो गए थे, उनको वजीर आजम के ओहदे से हटा भी दिया गया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसी रेफरेंस में, और आज इनको बरी कर दिया गया। तो वो जो हटाया था और डिस्क्वालीफाई किया था, फिर उसकी क्या हैसियत रह जाती है? जी बिल्कुल, वो जो फ्लैगशिप कंपनीज में मुख्तलिफ होल्डिंग्स थी, कोई 16 के करीब इसमें डिफरेंट कंपनीज थी और होल्डिंग्स थी, उसमें से एक FZE भी थी जिसका अकामा इनके पास था, जिसके ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे। लेकिन इन्हें जो हटाया गया था वो इस बात पे नहीं हटाया गया था कि आपका जो अकामा है या कंपनी आपकी है, इन्हें हटाया गया था कि FZE से आपने जो तनख्वाह ली है
आपने जो सैलरी ली है वो आपके एसेट्स में शुमार होगी, और ये सैलरी आपने चूंकि छुपाई है, इसको डिक्लेयर नहीं किया, तो उस मिस डिक्लेरेशन, उस नॉन डिक्लेरेशन पे जिसमें कि वो सैलरी लेते थे, उस वजह पे उनको निकाला गया है। तो अब अगर इस केस में वो बरी हो गए हैं, तब भी ये चीज रिकॉर्ड पे मौजूद है और ये साबित हो चुका है कि वो सैलरी ड्रॉ करते थे। अब वो आया उन्होंने विड्रॉ की या नहीं, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो चुका है, तो इसका कोई ऐसा नेक्सस उससे नहीं बनेगा। हाँ, अलबत्ता एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उनके हक में जाती हुई नजर आ रही है, वो ये है कि अगर अदालत एक जगह पे ये मान लेती है कि जी हसन और हुसैन की ये जो कंपनीज हैं 16, वो उन्होंने अपने अगर पैसे से बनाई है, तो फिर क्या वजह है कि अगर वो बना सकते हैं तो वो जद्दा वाले स्टील मिल्स नहीं बना सकते। ये एक क्वेश्चन उनकी फेवर में जाएगा। लेकिन बजाहिर लग रहा है कि जो फ्लैगशिप में वो बरी हुए हैं, उसमें नैब के जो आईओ आए थे उस केस में, उन्होंने बड़ी कंसेशंस इनको दिए थे जरा में, क्रॉस एग्जामिनेशन में, और उस पे वो मानते गए थे नैब के जो आईओ थे कि जी हाँ ये भी दुरुस्त है, कुछ साबित नहीं, कुछ नेक्सस नहीं। तो इस बुनियाद पे टेक्निकलिटीज पे इसको हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब नैब नहीं, क्योंकि फ्लैगशिप रेफरेंस में ये बरी हुए हैं, तो अब नैब की जाने से एक प्रेस रिलीज भी आई है और नैब ने ये फैसला किया है कि अब वो इसकी अपील में जाएंगे। यानी मियां नवाज शरीफ साहब जो पहले वाला एवनफील्ड वाला केस था उसमें वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसकी अपील में गए थे, वहां से वो बरी हो गए थे। इसी तरह अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे एक दफ़ा फिर मियां नवाज शरीफ, जो कि उनको अल अजीज़िया स्टील मिल्स के खिलाफ जो उनके ऊपर फैसला आया 7 साल कैद बामुशक्कत, वो उसके अपील में जाएंगे कि जी ये फैसला जो है ये सख्त है या गलत है, जो भी है इस पर रिव्यू हो। और दूसरी तरफ नैब अब उस अपील में जाने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही कि ये जो उनको बरी करार कर दिया है दूसरे फ्लैगशिप रेफरेंस में, ये फैसला जो है वो गलत है या नरम है, जो भी है। जी राना अफजल साहब, क्या आप इन तमाम मामलात को अभी भी सियासी करार दे रहे हैं, सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दे रहे हैं? सब कुछ हो रहा है बावजूद इसके कि एक में बरी भी होते हैं और एक में उनको सजा होती है, तो फिर तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा बैलेंस की मिसाल तो कोई मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल जी, बैलेंस ही शायद क्रिएट करके आवाम को तासर दिया गया है कि हम अच्छे भी हैं और हम बुरे भी हैं। देखें, एक में 16 गवाह झूठे साबित हो गए, एक में 22 गवाह सच्चे साबित हो गए। तो ये बातें हैं जो आवाम समझ नहीं सकती। और दूसरी बात, ये जो फैसला हुआ है, जो सजा दी गई है अजीजिया के अंदर, अभी मैं सुन रहा था अली अपना राजा साहब की बातें, राजा साहब ने जो कहा, देखें वहां से पैसे आए, नवाज शरीफ को आए, बच्चों को पैसे देने में तो कोई इतराज नहीं है। अब फैसलाबाद में एक घंटा घर है जो बड़ा मशहूर है। अगर मेरे ऊपर ये इल्जाम लगे कि मैं घंटा घर का मालिक हूं और मैंने ये डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो फिर मुझे ये भी कहा जाए साथ कि अब मैं साबित करूं कि मैं मालिक हूं या नहीं हूं। तो फिर अगर मैंने कह दिया कि मैं मालिक नहीं हूं, तो ये जिम्मेदारी तो फिर किसी और की है ना कि वो साबित करे कि मैं वाकई मालिक हूं। तो अब वो जब नवाज शरीफ ने सब चीजें कह दिया कि मेरा इससे ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात इसके साथ जो मैं जोड़ना चाहता हूं राजा साहब से, जो अगर उसका वजाहत कर देंगे, पाकिस्तान में 90% बिजनेसेस जो हैं वो फैमिली, ज्वाइंट फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं। अगर आप ये किसी को कह दें कि ये नहीं सिर्फ बाप ही पैसे दे सकता है अपने बेटे को मिल लगाने के लिए, उसका दादा नहीं दे सकता, उसका मामा नहीं दे सकता, उसका चाचा नहीं दे सकता, और फिर बाप से कहें कि तुम सबूत लेके आओ कि तुम्हारे बच्चे ने किस तरह से, उस बच्चे को पकड़ लें। अगर पकड़ सकते हैं वो फौरन नेशनल है। सर माजरत के साथ वो बच्चा क्यों नहीं आया वो सबूत देने के लिए कि मेरे बाप का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये पैसे मेरे दादा ने मुझे दिए थे? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बच्चा जो है वो एक इंडिविजुअल है, उसके अपने राइट्स हैं। अगर वो नहीं आता तो उसकी सजा बाप को दी जाएगी। अब वो फॉरेन नेशनल है, आपने कोशिश की कि आप वहां जाके उसका बयान लें? नहीं, तो क्या वो पाकिस्तानी नेशनलिटी वो सरेंडर कर चुके हैं, वो फॉरेन नेशनल बच्चे? देखें, अगर वो उस बच्चे ने कोई गलती भी की है तो बाप को उसकी सजा मिल सकती है। नहीं, बाप को सजा तो नहीं मिल सकती। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछ रही हूँ, मैं वैसे ही आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि वो फॉरेन नेशनल बच्चे ने क्या पाकिस्तानी नेशनलिटी सरेंडर कर दी है? सर देखें, मुझे नहीं मालूम कि उसने की है या नहीं की है, लेकिन अगर उसने जुर्म भी किया है, मैं मान लेता हूं उसने कोई जुर्म किया है,
तो उसकी सजा उसके बाप को कैसे दी चले, जा सकती? लेकिन वो जुर्म करना किस कैपेसिटी में किया है? क्या वो माइनर था? क्या वो जब वो छोटी उम्र के थे तो वो क्या जुर्म कर सकते थे? कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते थे? कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर एग्जैक्टली सकते थे? ये ये भी एक लंबी चीजें बहस है, बट ये स्टिल चीजें डिस्कस ठीक नहीं हुई हैं ठीक और है। यहाँ पे झटका किया गया है। चले, कमल जोसेफ साहिबा, वैसे तो डेफिनेटली जो नैब के रेफरेंसेस थे, जो नैब के बाद में केसेस थे, उससे तो पीटीआई अपने आप को अलग थलग किए बैठी थी, मगर ये वो रेफरेंसेस हैं जो कि इमरान खान साहब खुद सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से ये चले पनामा पेपर्स और फिर नैब से कहा गया डिस्क्वालीफाई हुए और नैब से क्या गया। अब मसला ये है कि चिट भी मेरी पट भी मेरी वाला हिसाब है कि अगर एक में रेफरेंस में आप बरी हो गए हैं और एक में आप बरी नहीं हुए हैं, तो भी कह रहे हैं कि जो मैं बात करी थी कि इसको बैलेंस करने की कोशिश करके आवाम को या किसी को बेवकूफ़ बनाया गया है। आप लोग किस तरह से देखते हैं और क्या आप लोग को भी लगता है कि ये जो फ्लैगशिप वाला इन्वेस्टमेंट वाले केस में इनसे नरमी बरती गई है? थैंक यू नादिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी जो पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपस में बात हो रही थी, राना साहब फरमा रहे थे कि किसी बच्चे की मिस्टेक उसके बाप को तो नहीं पकड़ा जा सकता। अगर कोई आम बाप हो तो शायद उसको ना पकड़ा जाए, लेकिन अगर एक मुल्क का 3 दफा का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर रहा हो, पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, 2 दफा चीफ मिनिस्टर रहा हो, 1 दफा फाइनेंस मिनिस्टर रहा हो और उसके बच्चे उस पर डिपेंडेंट रहे हो और जब बच्चों से पूछा जाए कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है तो वो कुछ बता ना सकें, जिस वक्त JIT उनसे सवाल करे कि मनी ट्रेल दे दें तो ना बाप दे सकें ना बच्चे दे सकें, और फिर बच्चे उसी बाप के जो यहाँ से आके वोट लेते हैं, इस कौम को बेवकूफ बनाते हैं, उनके बच्चे फॉरेन नेशनल हो जाएं और एवन फील्ड अपार्टमेंट्स उस वक्त तक किसी को पता ही ना हो, डेलिबरेटली आके ओपनली आके वो पूरे मीडिया के सामने मना करें कि हमारी कोई प्रॉपर्टी कहीं भी नहीं है, लेकिन जब पनामा केस आने वाला हो तो उन्हीं में से एक बच्चा आके के अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके मालिक है, तो फिर उनके ऊपर जितना लॉ समझते हैं आमिर साहब इसको इंडोर्स करेंगे या इसको एग्जैक्टली करेक्ट करेंगे, फिर उनके ऊपर आ जाती है कि वो अब इसको प्रूव भी करेंगे उनके पास ये कहां से आई। दूसरा ये है कि पूरी दुनिया में एक लॉ है और ये मैं इनसे आमिर साहब से कहूंगी कि इस पर रोशनी डाल दें कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपने प्रूव करना होता है कि आपके जो मीन्स हैं, जो एसेट्स हैं वो बियॉन्ड मीन्स हैं, तो आपको प्रूव करने पड़ते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी आ जाती है। आम कोई इधर उधर का चलता बंदा हो तो उसके साथ आप एक ऑफिस होल्डर को जो ऑफिस पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा हो और इतने हाईएस्ट लेवल पे रहा हो उसको कंपेयर नहीं कर सकते। बाकी बात जहां तक आ गई नैब की आप बात करें, नैब की जो इन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, अव्वल से ये जितने रेफरेंसेस हैं इनके टाइमिंग्स आप चेक कर लें, ये कोई पीटीआई की हुकूमत नहीं, में आने के वो बाद बारहा आप लोगों की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। राजा आमिर साहब, मैं एक और एक सेकंड मुझे नादिया दीजिएगा, मुझे एक जुमला बोलने दीजिए। प्लीज ये जो ये इन्होंने एक रोना धोना मचाया हुआ है कि हमारे खिलाफ जो है ये अकाउंटेबिलिटी जो है एक वो इंतकामी कार्रवाइयां इन्होंने की। सिटिंग गवर्नमेंट में ये बैठे हुए थे जिस वक्त पनामा केस पीटीआई लेकर आई पार्लियामेंट में। इमरान खान हमारे चेयरमैन वो वाहिद आदमी थी जिनके ऊपर इन्होंने SC में भी जाके सुप्रीम कोर्ट में भी रेफरेंस दायर कर दिए और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाके 2012, 2013 और 2002 में हुआ तो कुछ नहीं ना, तो बस खैर है जो अच्छा वो गुजर गया, नहीं है ना, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, वो एक स्पोर्ट्समैन थे जो इन्होंने रसीदें मांगी, जो सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने विक्टिमाइज किया अपनी चोरी छुपाने के लिए। अच्छा, आजिज दामड़ा साहब के हमारे साथ हैं, राजा आमिर साहब के पास जाना है, लेकिन जरा आजिज दामड़ा साहब को भी वेलकम कर दूं। अस्सलाम वालेकुम आजिज दामड़ा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आजिज दामड़ा साहब, कभी जो है कुर्बतें होती हैं, कभी फासले होते हैं पीपल्स पार्टी और PMLN के। जब अच्छा वक्त होता है तो दोनों दूर रहना बेहतर समझते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त या कड़ा वक्त होता है या साहब का वक्त होता है तो सुना है कि राब्ते बहाल होना शुरू हो जाते हैं या राब्ते बहाल होने की कोशिशें होना शुरू हो जाती हैं। आज जो फैसला एक दफ़ा फिर आया है मियां नवाज शरीफ साहब के, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा कमज़ोर फैसला है, कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा नरम फैसला है, इससे कहीं सख्त होना चाहिए था, और कुछ लोग इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो कि बड़ा एक पॉलिटिकली बड़ा वेल नोन स्लोगन है उसको करार दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस फैसले को किस तरह से देखती है? देखिए नादिया, पहली बात तो राना साहब बैठे हैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए, उन्होंने आपको जवाब भी दिया सारी सूरत हाल का। मगर अपनी पार्टी का जवाब दिया है ना, आप अपनी पार्टी का जवाब देंगे। जी मैं दे रहा हूँ, मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं दे रहा हूँ। जी सर। अच्छा, दूसरी बात आपने जो कही है कि 2 रेफरेंसेस आज आए और उनमें से एक में सजा आई और एक में उसको बरी कर दिया गया, उस रेफरेंस में जिसमें वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट से सजा पा चुके।
अब पीटीआई कम से कम ये तो करे, क्योंकि वो कहते हैं कि हम बड़े खुले दिल के और क्रेडिबल लोग हैं, कि एक रेफरेंस में तो सजा आई, क्योंकि इनके वजीर पहले ही बोल रहे थे कि सजा आ जाएगी। पता नहीं किस तरह इल्हाम हुआ इनको, या कोई इंफॉर्मेशन थी इनके पास, या कोई जानते हैं जाती और नेब से दोस्ती थी, शायद वहां से पता पड़ गया, क्योंकि शहजाद अकबर साहब अक्सर व बेशतर वो खुद भी मानते हैं कि मेरा राब्ता है नेब से। अच्छा, एक केस में जो वो बरी हुए हैं, कम से कम उनकी तो मुबारकबाद दे दें TMLN वालों को या मियां साहब को, क्योंकि यहाँ पर तो इंडिपेंडेंसी शो करें ना अपनी। जिसमें सजा नहीं आई उसमें उनको मुबारकबाद दे दें, जिसमें सजा आई तो चलो वो मतलब मुबारकबाद ये तो बनती है कि आप बरी हो गए, चले जी आप मुबारक हो, ये बात तो है ना कंवल, ये मुबारकबाद तो बनती है। ये मुबारकबाद यही दे इनको, शायद इनको भी मौका मिल जाए थोड़ा मुबारकें आपस में अच्छा चले करने चले का। चले जी, हम तो मुबारक कौम को देंगे अगर इनके पैसे वापस इनसे वसूल हो गए तो। असल मामला तो ये है ना कि जो इतना, अब पता नहीं कि ये जो 4.5 अरब का जुर्माना है, की भी मुबारकबाद दी थी, 300 अरब लेके गए थे और 4.25 अरब बीच में से वापस निकले, तो हमें तो उस वक्त मुबारक निकला बनती है, है पूरी अभी कौम निकला की, जब ये निकालें, अच्छा, इनसे पैसे निकालें। राजा हमें इससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि ये 10 साल भी अंदर बैठे रहेंगे, पैसे Exactly, निकालें। this is my point which I'm going to ask to राजा आमिर अब्बास साहब। राजा आमिर अब्बास साहब, जब इनको पहले एवनफील्ड में हुआ था तो फिर ये हुआ था कि फला फ्लैट बिकेंगे, मेफेयर अपार्टमेंट बिकेंगे, वो रकम मुल्क को वापस आएगी, वो फैसला नल एंड वाइड हो गया, उसमें जी ये बरी हो गए। अब मामला आ गया कि जी 4.25 अरब रुपए इनके ऊपर पेनल्टी। अब लेट्स सी कि फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं और फिर आ गया कि नवाज शरीफ साहब की जितनी जायदादें हैं वो जब्त हो जाएंगी, और पता ये चला कि जो जाती उम्र तक की जायदाद है वो भी नवाज शरीफ साहब के नाम नहीं है। तो ऐसे जो सियासतदान जिनको ये खदशा होता है कि कभी अगर हम एहतसाब के शिकंजे में आ भी गए तो हमसे अदालतें जब्त ना हो जाए, तो वो अपनी अदालत, तो मुझे नहीं पता कि उनके नाम पे क्या होगा। आपको लगता है कि उनके नाम पे इतनी कोई रकम हो, इतनी कोई जायदादें होंगी कि मुल्क का अगर जो चोरी हुई है तो वो वापस आए? नादिया, सबसे पहले जो एवनफील्ड की आपने बात की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो नल एंड वॉइड नहीं हुआ, वो अपील पड़ी हुई है। सिर्फ जो उनकी सजा थी, सेंटेंस थी, उसको सस्पेंड किया गया है और उन्हें जमानत दी गई है। ठीक है। अब जो इस केस में जो जुर्माना हुआ है, जो फाइन हुआ है, जो फोरफीचर हुआ है, मैं नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ के अपने जाती नाम पे कुछ भी होगा। कोई अगर हो तो कोई इतनी लंबी डिटेल्स हमारे सामने नहीं है। अब चूंकि ये अगर बच्चों के नाम पे है, एवनफील्ड भी अगर बच्चों के नाम पे है, तो इसका एक लीगल प्रोसेस है कि जो अब गवर्नमेंट ने और नैब ने शुरू करना है। मेरे इल्म में नहीं कि जी उन्होंने अब तक कोई शुरू किया कि वहां की अदालतों में जाके इन्होंने इस कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, फोरफीचर के लिए कोई एप्लीकेशंस दी हैं या नहीं। आप कौन से कह रहे हैं? एक सेकंड सॉरी सर, आप ये कह रहे हैं कि जो मेफेयर अपार्टमेंट की बात हुई थी कि उसको सेल किया जाए, उसका पैसा मुल्क में वापस लाया जाए? वो नैब और हुकूमत दोनों का फर्ज है कि अदालतों के जो फैसले होते हैं वो इम्प्लीमेंट सरकार ही कराती है। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्हें यूके में जाके अप्लाई करना है, यूके में जाके प्रोसेस शुरू करना है। लेकिन जब वो फैसला मुअत्तल हो गया, सस्पेंड हो गया, तो ये सस्पेंड नहीं हुआ क्या? ये भी तो फैसले का हिस्सा था ना? नहीं, उसमें सिर्फ सेंटेंस सस्पेंड हुई है। कन्विक्शन, फोरफीचर, फाइन अपनी जगह पे अभी तक बरकरार है। सिर्फ जो सेक्शन 426 होता है उसके तहत सेंटेंस, जो वो जेल में थे उनको सिर्फ ये सहूलत दी जाती है कि आप फिलहाल जमानत पे जेल से बाहर आ जाइए, फिर आपकी अपील का फैसला होगा। तो सर ये अपील का फैसला अब कब होगा? अब देखिए, अगर इसमें भी ये अपील में जाएंगे, ये जो आज फैसला आया है और वो जो अपील का फैसला जो सेंटेंस सस्पेंड हुई थी उसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब ने अपील की है। अब उस फैसले पे डिपेंड करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को सेटिसाइड कर देती है, नल एंड वॉइड करार देती है और कह देती है कि यह गलत फैसला था, तो फिर अजीजिया में भी लगता है इन्हें जमानत नहीं होगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को बरकरार रखती है तो मैं समझता हूं अजीजिया में भी अनकरीब ये अपील लगाएंगे और यहां से भी इनको जमानत हो जाएगी। और फिर अपीलों का फैसला जब भी उनका नंबर आएगा, टर्न होगी, तो वो ठीक फैसला है। होगा। मुझे मुख्तसर सा ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आती हो तो उस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस था जिसकी JIT ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और आज वो सुप्रीम कोर्ट में लाहौर में वो लगी हुई भी थी, चीफ जस्टिस ने उस केस को देखा भी। जरदारी साहब यानी मुल्क के साबिक प्रेसिडेंट और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जरदारी साहब ओमनी ग्रुप के जाली अकाउंट के जरिए फवायद हासिल करने का उन्होंने जिम्मेदार करार दे दिया है, जिस पर अदालत ने ओमनी ग्रुप के जायदादों को मुंजमद करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। जो बजाय जो हमारे पास सामने उनकी ऑब्जर्वेशन या उनके कॉमेंट्स आए, उन्होंने कहा बाकायदा तौर पर कि ये एक ट्राई का है। मलिक रियाज
आसिफ अली जरदारी और अनवर मजीद यानी ओमनी ग्रुप। इस पे भी ज़रा बात करेंगे, उसमें भी राय जानेंगे। नोटिस जारी हो चुके हैं 31 दिसंबर के। अब लेट्स सी कि क्या ये एहतसाब की बारी इस दफ़ा जरदारी। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं हमारे साथ में। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और राना अफजल साहब, मुझे एक बात आप बताइएगा कि आज एक फैसले में जब ये आया कि जी 7 साल कैद बामुशक्कत, फिर आया कि जी 4.25 अरब जुर्माना, फिर आया ज़ाहिर नैब से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। अब समझ में ये नहीं आता कि आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, आप और आपके बच्चे पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं रखते हैं, लेकिन मुल्क से बाहर यानी पाकिस्तान से बाहर जायदादों का कोई हिसाब नहीं रखते हैं। तो क्या वजह है कि अगर आपके पास इतना पैसा है तो ना आप ना आपके बच्चे पाकिस्तान को इस काबिल ही नहीं समझते कि यहाँ पर भी कोई प्रॉपर्टी बनाई जाए? देखें, मियां नवाज शरीफ के बच्चे बाहर सेटल्ड हैं। पाकिस्तान के बेशुमार 18 लाख से ज्यादा अफराद बाहर के मुल्क में सेटल्ड हैं। हाँ। और वो उन मुल्कों में वो शरीफ शहरी हैं, अपना कारोबार करते हैं, तो उनके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है। अगर नहीं, मियां साहब पाबंदी तो नहीं है, ऑफ कोर्स पाबंदी नहीं है सर, मगर मैं वैसी ही बात कर रही हूँ ना कि मतलब बच्चे पैदाइशी तो वहाँ के नहीं है ना, बाद में गए ना। क्यों नहीं उन्होंने किए? जो मैं समझ सकता हूँ कि जिन बच्चों का की छोटी छोटी उम्र हो और उनका बाप पाकिस्तान का वजीर आजम हो और उसके साथ 2 दफा उस हुकूमत के ऊपर बागियों ने उस हुकूमत को तोड़ा हो और उनको गिरफ्तार करके काली कोठरी में रखा हो और उनको सजाए मौत देने की कोशिश की हो, तो वो बच्चे जब इतनी कम उम्र में मुल्क से बाहर चले जाएंगे, उनका उस मुल्क के ऊपर क्या एतमाद बाकी रह जाएगा? सही कह रहे हैं सर, लेकिन फिर मसला यही तो है कमल की जब छोटी छोटी उम्रों में और इतनी कम उम्र में फिर अरबपति कैसे बनते हैं? मुझे बताएं कि इमरान खान के बच्चे क्यों पाकिस्तान में तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं? सर, उनकी तो मदर ही इमरान बाहर है खान के बच्चों की वालदा वही है, वालदा जो है वो उधर ही की है। बाय द वे, आपकी इंफॉर्मेशन के वालदा लिए के साथ रहे जी, बच्चों का बाप है, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों ने उन्हें टिकने नहीं दिया, नहीं तो इधर ही होते। मुझे आप बात करने देना, उनके बच्चों का बाप की जिम्मेदारी नहीं कि वो बच्चे और पाकिस्तानी इनके बच्चे तो माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि बाप को फंसा दिया, माँ का जनाजा हो गया, मगर वो बाहर से आने को तैयार नहीं है, बाहर बैठ के आराम सुकून से तमाशा देख रहे हैं। अच्छा, मैं राजा आमिर अब्बास साहब, ये भी इसमें शामिल था। राना अफजल साहब, अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो प्लीज कर दीजिएगा, देन आई विल गो फॉर राजा आमिर अब्बास साहब। राना साहब, आपको कुछ और कहना है सर अभी किस चीज के ऊपर? देखिए, उनके बच्चे अगर बाहर सेटल्ड हैं तो वो बाई चॉइस है, जैसे बाकी पाकिस्तानी हैं सर, लेकिन आपने कहा वो इतनी कम उम्र में चले गए, इतनी अब वो सेटल नहीं है, वो मफरूर है। अगर उनके हाथ साफ थे तो इधर आते और आके अपने आप को डिफेंड करते और अपने बाप की इज्जत कायम करते। नहीं, मैं तो राना साहब से पूछ रही थी। किससे पूछा है? राना साहब, मैं आपसे पूछ रही थी कि अगर वो इतनी कम उम्र में और इतने बचपन में चले गए थे तो अरबपति कैसे हो गए? देखें, पाकिस्तान में फैमिली बिजनेसेस, जॉइंट फैमिली बिजनेसेस हैं और उनके वालिद के साथ अगर डायरेक्टली वालिद साहब अगर हुकूमत में थे और पॉलिटिक्स में थे और बिजनेस छोड़ दिया था, तो वो फैमिली अपना बिजनेस तो कर रही थी ना। अब जैसे नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि जो फैमिली बिजनेस था नवाज शरीफ साहब का, वो उन्होंने बाहर ले गए मुल्क से? देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, सबको पता है वो बाहर कैसे गए, इसके ऊपर तो बेशुमार बातें हो चुकी हैं। लेकिन फिर वो बच्चे जवान हुए, उनके मामू थे, उनके चचा थे, उनके दादा थे, उसके बाद वो बच्चे नहीं रहे, वो इंडिविजुअल्स बन गए और उन्होंने अपना बिजनेस उस मुल्क में किया और तरक्की की। और वो बहुत सारे पाकिस्तानियों ने साहब, तो फिर मसला तो ये बात तो फिर यही आ जाती है ना कि बच्चे तो कम उम्री में और नाउम्री में चले गए। बहुत बच्चे थे, उनको कुछ नहीं पता था, उनको सवाल करना है। राजा आमिर अब्बास साहब, मुझे आप रोशनी डालिएगा, अगर बच्चे कम उम्री में और कच्ची उम्र में और बचपन में मुल्क से बाहर चले गए और फिर जो उन्होंने हालात देखे, पाकिस्तान से एतबार उठ गया, पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझा कि पाकिस्तान में भी कोई जायदादें बनाए या पाकिस्तान में वापस आए, ठीक है, ये बात भी समझ में आती है, मगर फिर वही बात आ जाती है कि उनको फिर फाइनेंशियली सपोर्ट किसने किया, इन्वेस्टमेंट किसने की? अरबपति ये बचपन के बच्चे कैसे हो गए?
इसका मैं कैपिटल अगर किसने डायरेक्ट दिया? जवाब देता हूँ कैपिटल कि ऑफ अगर कोर्स मैं ये किसने? कहूँ, सर, अगर मैं ये मुझे सिर्फ एक राणा साहब से सवाल भी करना है। राणा साहब एक ये सेकंड, और इतनी कमल एक जबरदस्त- सेकंड, राजा साहब से चलें बात जी, करने इनका दें। सवाल। राजा साहब जी, बताएं नादिया। जरा, ये बचपन के नादिया। गए हुए बच्चे अरबपति कैसे हुए? ये देखें, मैं राणा साहब आपको की जवाब दे बात रहा हूँ, में मेरी बात। राणा साहब मैं आ रही हूँ सर, वापस आ रही हूँ जरा उनसे। ओके ओके जी जी, नादिया, राणा साहब की बात जो है कि किसी हद तक इसमें इसको दुरुस्त हम समझ सकते हैं कि अगर फैमिली बिजनेस है और दादा ने बच्चों को दे दिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के मुल्क में एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है, उसमें एक सेक्शन 14 है, इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस का बनाया हुआ कानून है, और वो कानून ये कहता है कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं तो आपके बच्चों के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है और आप 3 दफा मुल्क के वजीर आजम रहे हैं तो फिर ये आपकी ड्यूटी है, ये कानून कहता है कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन दें। अब उसकी एक्सप्लेनेशन देने के 2 तरीकेकार हैं, या तो आप खुद बता दें कि जी ये वो शवाहिद थे, ये वो सबूत थे, या आप ये कहें कि जी ये हमारी फैमिली सेटलमेंट हुई थी, कोई बच्चों, दादा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, कोई चचा आ जाते कहते कि जी ये हमारे वालिद साहब ने बाकी बच्चों को नहीं दिया, इनको दे दिया सब कुछ, या कोई और विटनेस लेके आ जाते, कोई गवाह लेके आते, किसी किस्म का सबूत देते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंपली अगर एक बात कर दी जाए कि जी वो बच्चे बैठे हुए हैं, वो मफरूर है, उनसे जाके पूछ लिए, तो शायद इस वजह से जो एवनफील्ड के केस में अदालत ने इसीलिए फैसला दिया कि नहीं, ये आप साबित करने से कासिर थे, और यही फैसला आज अजीजिया में भी अदालत ने दे दिया कि इस मुल्क का कानून ये कहता है कि ये शवाहिद, ये एक्सप्लेनेशन आपने देनी थी कि बच्चे कैसे इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज तो के बात ही मालिक खत्म हो बने। गई ना राणा इसका साहब। मैं जवाब दे सकता हूँ? जी सर प्लीज। देखें, अब आपको देखना होगा कि किस साल में ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स उन बच्चों के नाम पे लगे, और उस साल में उनकी क्या उम्र थी। अगर वो उस साल में बालिग थे और जिम्मेदार थे तो फिर पाकिस्तान का कानून उनको नहीं पूछ सकता। और अगर वो बच्चे थे और वो उस उम्र में थे कि बाप की या दादे की कफालत थी, तो फिर तो आप पूछ सकते हैं। वरना अगर वो 18 साल का होके उसको शनाख्ती कार्ड भी पाकिस्तान में मिल जाता है, उसके बाद वो अपने मामलात का खुद जिम्मेदार है। और ये कह देना कि जी 3 मरतबा आप वजीर आजम रहे हैं, आप जो भी रहे हों, आप जो भी रहे हो पाकिस्तान, और सर आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं तो आप खुद, वो राजा साहब कह रहे हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ कानून, पार्ट ऑफ लॉ, जो आप लोगों ने नैप का लॉ तश्कील दिया, सियासतदानों ने, पार्लियामेंटेरियंस ने। मैं पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं, मैं अपनी टैक्स रिटर्न देता हूं, मैं इलेक्शन कमीशन को अपने सारे कागजात देता हूं, मेरे से मेरे बच्चों का एक दफा भी नहीं पूछा गया, मेरी बेगम का पूछा गया, मेरे बच्चे जवान हैं उनका नहीं पूछा गया। आपका पनामा में नाम नहीं होगा ना सर? नहीं, पनामा भी तो माशाल्लाह, पनामा में नवाज शरीफ का नाम भी नहीं था। कमल आप कुछ कह रही थी, कुछ सवाल भी करना था राणा साहब से, तो फिर मैं जरा राणा साहब से पूछना चाह रही थी कि ये फॉर्मूला क्या है कि 2000 और 2001 में जो डेड इन्वेस्टमेंट्स थी, जो ये माशाल्लाह ये जो कंपनीज थी और जिनके ऊपर रेफरेंसेस आए हैं और इनकी ये सिर्फ पेपर पे थी, जैसे ही इनके हुकूमत आती जाती है 2013 में, तो उसके बाद उनका ग्राफ ऐसे चढ़ रहा है। जिस वक्त मुल्क के कर्जों का ग्राफ चढ़ रहा है, साथ साथ इनकी कंपनीज का ग्राफ चढ़ रहा है, उनको कर्जे भी मिल रहे हैं, और वहां से जो प्रॉफिट है वो सारा आ रहा है जनाब 88% स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लाहौर में, जो जहां पर नवाज शरीफ साहब का अकाउंट है उसमें, और 10% आ रहा है उनके फ्रंट मैन में, किसी ड्राइवर के पास, किसी और के पास, और फिर वही प्रॉफिट वो उठा के आगे मरियम नवाज को दे रहे हैं, जिसमें से कम से कम भी 88 करोड़ की उन्होंने लाहौर के आसपास प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। तो एक तो हमें ये फॉर्मूला बता दें, ये फाइनेंस को डील करते रहे, कि इस तरह के अमीर होने का कोई फॉर्मूला हमें भी बता दें, हम आवाम को बताते हैं कि किस तरीके से आप फटाफट अमीर हो सकते हैं। मुझे ब्रेक लेना है वैसे। और दूसरा जरा ये भी बता दें कि ये फिर अगर बेनिफिशियरी नहीं है डायरेक्ट, अपने बच्चों की कमाई जो वो उनको मिल रही है, तो फिर प्रॉफिट उनके अकाउंट में क्या करने आ रहा था? राणा साहब को एक सर प्लीज। बात यह है कि अपनी अकल और दूसरों की दौलत हमेशा ज्यादा नजर आती है, और अगर उन्होंने पाकिस्तान बच्चों ने अपने बाप को पैसे भेजे हैं तो इसके ऊपर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। ये कौन सा कानून है जो सिर्फ आप लोगों की फेवर कर रहा है हर तरफ से? अच्छा चले, मुझे ब्रेक ले लेते हैं। वैसे वो बच्चे इंडिपेंडेंट हैं,
अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बाप का उससे कोई ताल्लुक अच्छा। नहीं है, लेकिन जब वो बिजनेस बढ़ रहा है और उसमें प्रॉफिट आ रहा है, वो 18 पैसे से सारे बाप 20 के अरब अकाउंट में रुपया ट्रांसफर हो रही पाकिस्तान आ रहा है है। तो फिर भी ठीक चले है। मुझे ब्रेक लेने दीजिएगा माजिद के 18 साथ, से मैं 20 ब्रेक अरब ले लूं। पाकिस्तान राजा आमिर अब्बास साहब, आपकी एक और एक्सपर्टीज भी हमें फर्दर रिक्वायर्ड होंगी, ऑल्दो कि नैब का केस नहीं है बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट में जो कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो एक जीआईटी तश्कील दी गई थी, उसकी जीआईटी की रिपोर्ट आज दी गई, उसमें क्या हुआ उस पर भी ज़रा बात करते हैं, क्योंकि जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहब, इनको नोटिस जारी कर दिए गए 31 दिसंबर के। तो लेट्स सी कि इस दफ़ा वो हाजिर होते हैं या नहीं होते हैं, वो क्या केसेस है, इस पर भी गवर्नमेंट की जानिब से भी इस पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी और शहजाद अकबर साहब ने मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, इस हवाले से ही बात करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो बार बार बात हो रही थी कि एहतसाब एहतसाब एहतसाब, पीटीआई की गवर्नमेंट को वोट इसलिए पड़े कि अवाम मुल्क में जो भी जिन्होंने भी गलत काम किए, जिन्होंने भी इस मुल्क को लूटा खसूटा, उनका एहतसाब होगा। और एहतसाब के हवाले से फाइनली खबरें आना शुरू हो गई हैं। अब सबको अपने आप को ये कम से कम साबित ज़रूर करने का मौका मिल गया है कि जी अगर वो सही है तो सही है, अगर वो गलत है तो गलत है। उन्होंने कुछ नहीं किया। जो आज मेगा मनी लॉन्ड्रिंग में जीआईटी रिपोर्ट पेश हुई है, सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, प्रोजेक्टर पे उसको चलाया गया, उसके बाद उसमें लगाकर जीआईटी रिपोर्ट की समरी चलाई गई, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब और ओमनी ग्रुप को जाली अकाउंट का जिम्मेदार करार दे दिया गया है। वही जाली अकाउंट जो कभी फालूदा वाले के नाम पे निकलते हैं, कभी रिक्शा ड्राइवर और कभी धोबी, तो कभी ये आजिज दामड़ा साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। आजिज दामड़ा साहब, अब आप क्या कहेंगे कि आपके वही जुमले में सुनने के लिए तैयार रहूं जो राना अफजल साहब कहते हैं कि जी या राना अफजल साहब ना सही, पीएमएलएन की पूरी जो लीडरशिप की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं सियासतदानों के साथ ये हो रहा है, और ये तमाम चीजें, या आपको लगता है कि यही ये एक मौका है कि अपने आप को क्लियर कर लेंगे जरदारी साहब? वैसे इस बात पे जेआईटी के लिए मुबारकबाद तो बनती है। देखें जी मुबारकबाद। पहली एनआरओ जो बड़ी बाजी को मिली है उस पर भी मुबारकबाद आपको मिलनी चाहिए कि कोई नोटिस नहीं आया किसी इदारे का और एनआरओ मिल गया आपको। अच्छा, दूसरी बात, जहां तक आपने जीआईटी की बात की, तो ये जीआईटी लीक का एक केस है, क्योंकि जीआईटी तो पेश हुई और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ तफसीलात दी हैं, मगर आपको मालूम है नादिया कि ये जो वजीर हैं इस हुकूमत के, ये खुद साख्ता तर्जुमान बनते रहे और वो सारी चीजें आज हमें सुनने को मिलती हैं जो आज से एक हफ्ता पहले या तो सोशल मीडिया में या इनके वजीरों के मुंह से हम सुनते रहे जीआईटी के बारे में। और दूसरी बात, जीआईटी को कंट्रोवर्शियल इसलिए इस हुकूमत ने कर दिया कि इनके जो अकाउंटेबिलिटी के एडवाइजर हैं, उन्होंने ये एक सहाफती हल्के से खबर बाहर आई है, ये हमारी कोई प्रेस रिलीज नहीं है या हमारा कोई मौकफ नहीं है, कि वो जो शहजाद अकबर साहब हैं, रात गए तक वो इनकी ऑफिस में जीआईटी के मेंबरान से मिले पाए गए, और उसके बाद वो जीआईटी रिपोर्ट जो है, जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के तहत कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था, वो पेश कर दिया गया वहां पे। और फिर ये जो राग आप सुनते रहे इनके वजीरों के मुंह से, आज यही हुआ कि ड्राई क्लीनर के कपड़े के बिल जो है वो ओमनी ग्रुप के दिए और सदकों के बकरे दिए गए, सदकों के बकरे, कुत्तों का खाना, बिलावल हाउस की तामीर, महीने के खर्चे, मिल गई। कोई एक हो तो बताए ना दामड़ा साहब। दूसरी बात इंपॉर्टेंस ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पनामा केस की जो जीआईटी थी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कंसर्न इदारों को एक खत लिखा था कि आप अपने इदारों के जो क्रेडिबल अफसरान हैं उनके नाम भिजवा दें ताकि जीआईटी बने, और सुप्रीम कोर्ट ने वो जीआईटी बनाई थी। जहां पर जीआईटी बनी थी, उस अफसर के अंडर जो लीडरशिप जो डीजीएफआईए हैं, उन्होंने इस जीआईटी का ये बताइए कि इस जीआईटी की रिक्वेस्ट किसने की थी सुप्रीम कोर्ट को? जीआईटी जिस सरबराह के अंडर बनाई गई थी, आपको अगर इजाजत दे इधर ही आप अपनी बात पे बोले, मुझे मेरे पास भी बोलने को बहुत कुछ है। बातों को ट्विस्ट आप करें, बड़ा अच्छा करें, हक बनता है, लेकिन साथ फैक्ट्स भी बताते जाएं अवाम को। आप सब्र करें, मेरे पास बोलने का ऐसा मवाद है कि फिर आप बोल नहीं सकेंगी, इसलिए आप इंटरप्ट न करें तो बेहतर है। जाहिर है 35 सालों से आप बैठे हुए, मवाद तो आपके पास ही है, हमारा तो हाथ साफ है। अभी देखें जो एनआरओ बड़ी बाजी ने किया, फिर उसने नेब ने नोटिस क्यों नहीं दिया उनको? क्या ऑफिस पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है आपके खान साहब जिसका घर रेगुलर नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि घर रेगुलर? अच्छा दामड़ा साहब एक सेकंड, दामड़ा साहब एक सेकंड, बड़ी बाजी को एनआरओ किसने दिया?
बड़ी बाजी ने खुद एक्सेप्ट किया है और बड़ी बाजी एक खैराती ओमनी ग्रुप पे बात करें, मनी प्रयास पे बात करें, दामला अरबों साहब, खरबों जो दामला साहब, आसिफ एक चीज, अली तमाम चीजें अपनी जगह। नहीं है, आप आसिफ अली जरदारी साहब ने जो अरबों खरबों रुपया भेजा है मॉडल गर्ल्स के हाथों, उस पर बात करें। जो आपने सिंध को लूट के खाया है और आज तक बिलो पॉवर्टी लाइन सिंध की आवाम। अच्छा दामला साहब, एक सेकंड, इस तरह वक्त जाया हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं है। 2000 पे आपको 10 साल पहले 40% आप लोग हिसाब कमल, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, फायदा कुछ भी नहीं होगा, वक्त जाया हो जाएगा, ये टाइम बाय हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। दामला साहब मेरी बात चाहते यही है ना कि वक्त जाया हो जाए, क्योंकि बताने के लिए इतनी बड़ी लिस्ट है, क्या क्या करें बेचारे, क्या क्या डिफेंड करेंगे। शर्म की बात है, अच्छा, आप लोगों के लिए। अच्छा एक सेकंड, अगर वो जब केस आएगा उस पर भी बात करेंगे। ने इस्तीफा दे दिया। 3 इनके लोगों ने जाके सुप्रीम कोर्ट से खुद कह के जेएलटी बनवाई कि फरियाद तालपुर और जरदारी दामला साहब रुक जाइए, ये टाइम बाय करने की टेक्निक है और कुछ नहीं है। जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आप ब्लेम गेम में पड़ जाते हैं, इसलिए आप रुक जाएं। अपनी बारी पे बोले, इसलिए अच्छा, कह रहा हूं अपनी बारी पे बोले, मैं बोलूंगा तो आप बोल नहीं सकेंगी। आपकी तो बारियां वैसे ही खत्म। अब रुक जाए कंवल, रुक जाए प्लीज, रुक जाए दामला साहब, रुक जाइए। केस में डिप्टी अटॉर्नी जनरल को इस्तीफा देना पड़ा और जो प्रोसिक्यूटर नेब के हैं, केपीके के अंदर 5 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। राजा आमिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजा आमिर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, राजा आमिर साहब को आवाज मेरी नहीं जा रही है, वरना मुझे राजा आमिर साहब से ही ये बात पूछनी थी। राजा आमिर साहब का प्लीज सही कीजिएगा। आ रही है राजा आमिर साहब, एक सेकंड, दामला साहब प्लीज एक सेकंड, दामला साहब एक सेकंड। राजा आमिर साहब मुझे एक बात बता दें कि ये कैसे डिसोन करेंगे अगर ये जेआईटी के बाद चले, बहुत सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, गलत हो गया, सही हो गया, वो छोड़ दे, ये कैसे डिनाई होगा कि अगर बिलावल हाउस के माहाना खर्चे, बिलावल हाउस की तामीर, कुत्तों का खाना, उनकी रिहाइश, उनका आना जाना, पता नहीं क्या क्या चीजें अगर फेक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रही थी, तो ये कैसे उसको झुटलाएंगे, मुझे जरा समझाएं। देखिए नादिया, अब ये जितनी भी रिपोर्ट आई है ये एक अदालत में जाएगी, वहां पे फिर गवाह आएंगे और पता चलेगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बैंकों का एविडेंस है, इसको डिनाई करना बड़ा मुश्किल होगा। यही पूछना चाह रही हूँ। हाँ, अलबत्ता वो जो आइकॉन टावर है और उसकी जो पार्टनरशिप्स हैं, इसके बारे में अदालत में जब केस लगेगा तो वहां पे ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर आ जाता है, क्योंकि आप किसी को कैश दें तो उसको साबित करना मुश्किल है, लेकिन बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होगी। और नंबर 2, वो जो 2 अफराद गिरफ्तार हैं, अनवर मजीद साहब और हुसैन लवाई साहब, ये जब अपनी स्टेटमेंट्स देंगे तो वो बतौर गवाह इनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। और ये समिट बैंक जो बना था, समिट बैंक में अगर उसके बनने में भी कुछ ऐसी गलतियां थी कि उसको स्टेट बैंक ने उन रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया, तो ये ऐसा केस है कि जिसमें कुछ साबित करना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फिर भी फैसला जो ट्रायल कोर्ट है वहीं से आएगा। ठीक है। मैं कुछ जी दामला साहब, जी दामला साहब, देखें, जिसमें दो राय नहीं है कि अपोजिशन की दोनों बड़ी पार्टियों के साथ इदारे भी नोटिस लेते रहे और ये सारी चीजें, आईटी जो बनी है वो डीजीएफआईए के अंडर लीडरशिप बनी, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करा दी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो शहजाद अकबर साहब रात गए तक दफ्तर में मौजूद रहे और ये किसी सहाफती इदारे ने ये बात की, एक सहाफी ने ये बात जो है वो मुझे पता है सहाफी ने की, एजाज सईद ने की, उसके बाद जायद गिशकोरी ने उसको इंडोर्स किया, बट माय क्वेश्चन इज स्टिल देयर कि आप वो चले ना, वो कर रहे होंगे, बात आ गई, आप अपने आप को साफ साबित कर दे मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस मुल्क में ये हर किसी शख्स को इजाजत है जो नैबज़दा हो वो हुकूमत में शामिल हो जाए, उससे नहीं पूछा जाएगा? मैं तो एक सिंपल सी बात कर रही हूँ दामला साहब, किसी का इन्फ्लुएंस है, किसी का प्रेशर है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, आपके खिलाफ गलत बात की जा रही है, गलत रिपोर्ट की जा रहे हैं, आप अदालत में साफ कर दें, आप अदालत में साबित कर दें कि आपके हाथ में, वो तो जारी अदालत ही तय करेगी ना, वो तो एग्जैक्टली। तो ये सारा विवाद जो है ये जीआईटी रिपोर्ट आज अदालत में गई है और ये बातें, आप मेरी बात पे नहीं आ रही। क्या इस मुल्क में ये इजाजत दी गई है कि अगर किसी का घर रेगुलर नहीं हो क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हो, इसलिए सारे इदारे साइलेंट रहेंगे? अगर एक सूबे के प्रोसिक्यूटर जो है नेब के इस्तीफा दे दे 5 का लाख, मुझे मौका दीजिए, अब इन्होंने काफी तकलीफ, आपके बोलेंगे इस पर, मतलब बात बड़ी बाजी ये मानते हुए जुर्माना अदा कर दें कि जी मैंने मनी ट्रेल नहीं दी, कोई नहीं पूछेगा
क्या ये इस मुल्क में कोई रवाज पड़ गया नहीं है? तो कोई बड़ी बाजी की खास ऑफिस एहतमाम होल्ड किया करती गया थी, है? मगर मैं जवाब नहीं देना चाहती। कमल आप जवाब दे दें। बड़ी बाजी की ना तकलीफ हो रही है, वो जो फरियाल बाजी इनके साथ है, जो 10 सालों से सुबह पूरा वो तो रन कर अदालत रही है, में जा रही है ना, 2000 बड़ी का बाजी इनको की जरा बात चुप कर रहा कराए ना, हूं। बड़ी इनको बाजी चुप की कराए, बात मैं कर बात रहे हैं। करूं फिर। वो अगर कोई इंसाफ हो ना तो फरियाल वो पीछा नहीं तानपुर जिनके छोड़ेगा ये केस सारे आपका। जाके आशीर्वाद अगर लेते इस हैं, मुल्क जो में पूरी इंसाफ डिफेक्टो है, वहां की तो वो सिंध की केस आपका पीछा माशाल्लाह नहीं रही है एक छोड़ेगा। जमाने से, प्राइम मिनिस्टर सिंध की साहब चीफ का घर चलो, मिनिस्टर मैं- नहीं है, इससे इनकार करेंगी? आप इससे इनकार उजैर करेंगी? बलोच प्राइम को साथ मिनिस्टर का बिठा घर के रेगुलर जलसे नहीं है? करती हैं। 2000 का एडीपी मिला इनको आप 10 ये सालों बताएं में, कि आपके जिसमें से वज़ीर-ए-आज़म का घर 40% रेगुलर कर है लिया। या नहीं चले है? जी, ये मैं बताएं। ये एक इन्होंने लंबा जैसे केस है, या एक लंबा केस है चूंकि, लेकिन इल्लीगल बहरहाल घर अदालत है। आज सुप्रीम गैर कोर्ट कानूनी घर में में आपका जीआईटी वज़ीर-ए-आज़म रिपोर्ट रह रहा रामरा है। साहब, आप जितना मर्जी चीख लें, जो गुनाह आप लोगों वो ने तो मुझे किए इस पता है, मुल्क आप के लाडले हैं। साथ, मेरे जिस चीखने तरह में आप कुछ लोगों नहीं ने है, इस आप मुल्क को लाडले लूटा है, हैं। ये आवाम आप अब आपको लाडले नहीं चलिए, हैं, छोड़ेगी। आपसे कोई नहीं आपके पूछेगा। चीखने से फर्क नहीं एक सेकंड पड़ेगा। एक सेकंड मुझे लास्ट कमेंट राना अफजल साहब के लिए दें। राना अफजल साहब लास्ट कमेंट। आपके जरदारी साहब ने अपने बेटे को ही फंसा दिया है माशाल्लाह, करप्शन के चक्कर में। चले, लाडले हैं, आप दोनों का आपस में भाई भाई थे, थोड़ी सीख लेनी थी। मैं प्रोग्राम को वक्त खत्म हो गया। आता है जरा व्हाइट कॉलर का। मैं प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करूंगी। उन्होंने तो डाकुओं की तरह लूटा है मुल्क को। प्रोग्राम को यहीं खत्म करूंगी। थैंक यू वेरी मच कमल। राना अफजल साहब आपका भी शुक्रिया, आजिज दामरा साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगी, राजा आमिर अब्बास साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगी। मुख्तसरन ये है कि बहरहाल फैसला आ चुका है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सॉरी एहतसाब अदालत का फैसला है। अब इसमें मजीद अगर किसी को जाना है तो यकीनन वो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून भी जा रही है कि जी हमें सज़ा क्यों दी, और नैब भी जा रहा है केस में कि हमें सज़ा क्यों नहीं दी। अभी मजीद चीज़ें आएंगी, होगी। प्लस जो जरदारी साहब के हवाले से कि जीआईटी है, अब उसमें उनको भी कॉल किया जाएगा। लेकिन सिंपल एक बात है, इसको आप नाम कोई भी दें, चाहे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नाम दे दें या आप सियासतदानों के खिलाफ कोई किसी किस्म की कार्रवाई या किसी किस्म की साजिश दे दें, लेकिन जिसने इस मुल्क को लूटा है उसका हिसाब और मामला सिर्फ उसको जेल करने से, उसको अंदर भेजने से ख़त्म नहीं होना चाहिए। असल में जो अवाम को चाहिए वो ये चाहिए, जो उसको ज़रूरत है और जिस पे उसके कामिल सोच है, वो ये है कि जी हम जो पैसा लूटा गया है वो कौमी ख़जाने में वापस आए। तो फिर तो समझ में आएगा कि हाँ एहतसाब हुआ है। अदरवाइज जेलें काटने के तो सियासतदान आती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्रोग्राम से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।